संघ में बचपन से ये सिखाया है देश के लिए कुछ देना है, लेने का तो यहाँ कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए देश के लिए कुछ देने की तत्परता बचपन से सिखाती है। और एक ही बात, उस समय में एक गीत याद आ रहा है, उस गीत की पंक्ति है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। इस भावना से हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे अंदर एक ही बात है, देश है तो सब कुछ है, देश है तो समाज है, देश है तो घर है, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, आपातकाल की सीरीज़ में यह एक तीसरा वीडियो है। कई ऐसे स्मरण हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे। संघ की क्या भूमिका रही, संघ ने किस प्रकार से अपना संघर्ष किया। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी गिरफ्तारियां उसी दिन हो गई जिस दिन संघ पे प्रतिबंध लगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नारायण जी खत्री के बारे में बताया था। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दी। खुद जाकर गिरफ्तारी दी मतलब खुद नारे लगाते हुए पुलिस थाने के सामने से निकले और उनकी गिरफ्तारी हुई। यह सब संघ की एक योजना के अनुसार हुआ था और इसमें अलग अलग स्वयंसेवकों ने अलग अलग दिन पर अपनी गिरफ्तारी दी। ऐसे ही एक स्वयंसेवक जिन्होंने मात्र 22.5 वर्ष की उम्र में लगभग 3 महीने जेल में बिताए, हमारे साथ हैं दाऊ जी मुंद्रा। दाऊ जी मुंद्रा जी हैं वो तरुण स्वयंसेवक थे और उसके बाद गौशाला शाखा बाड़मेर उसके अंदर मुख्य शिक्षक भी रहे। ऐसे समय में जब उनकी शादी को सिर्फ 2 महीने हो चुके थे और उन्होंने यह प्रण लिया कि मैं देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जाऊंगा और गिरफ्तारी दूंगा। तो उस स्मरण के बारे में हम बात करेंगे। उस आपातकाल में इनके साथ किस तरीके से क्या क्या वेदनाएं हुई, क्या क्या इनके परिवार की भावनाएं हुई, किस प्रकार से इनके परिवार ने इस सब चीज़ों को झेला और किस प्रकार से ये सब चीज़ें उस समय घटित हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपका स्वागत है भाई साहब। मैं दाऊलाल मुंद्रा। उस समय ठीक से मुझे याद है 1975 25 जून की घटना, जिस समय आपातकाल लगा था। उस समय मैं दिल्ली था और मुझे जयप्रकाश नारायण की सभा का सुनने का सौभाग्य मिला। उस जयप्रकाश नारायण की सभा में जयप्रकाश नारायण ने एक नारा लगाया था, कुर्सी छोड़ो हम आ रहे हैं। उस नारे को लेके और उसी दिन रात्रि को, जब दूसरे समय रात्रि को 8 बजे ये सदर बाजार में मीटिंग का था जिसमें अटल जी और इनको आने का था, लेकिन उससे पहले इन सबको जेल में डाल दिया और 25 जून की रात्रि को 12 बजे आपातकाल घोषित कर दिया। उस समय दिल्ली की सुबह की स्थिति ये थी कि चाय वाला भी बात करने के लिए तैयार नहीं था कि क्या आपातकाल है क्या नहीं है। बड़ा भयावह वातावरण था। उसके बाद कुछ समय के बाद मैं निजी काम से गया था, बाड़मेर आया। बाड़मेर में मुझे संघ की तरफ से आदेश हुआ कि आपको गिरफ्तारी देनी है। तो अब गिरफ्तारी दे के परिवार में चर्चा करें तो परिवार वाले तो अनुमति देंगे नहीं, इसीलिए योजना बनी और मैं निकल गया सड़क पे ये नारे लगाते हुए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता की जय नारे लगाने के साथ भी मैं स्वयं भी गले में माला डाल देते थे और निकलते थे। तो हम यहाँ से गांधी चौक से निकले और अहिंसा चौराहे तक गए। उसके बीच में मुझे पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली थाना जो अभी गांधी चौक के पास ही है उसमें लेके गए। रात्रि भर वहाँ रखा। उस समय रात्रि को रखा, थोड़ी देर बाद में मेरे पास पुखराज जी गुप्ता भी आ गए और वो भी उसी रात को मेरे साथ थाने में रहे। उसके बाद दूसरे दिन हमको बाड़मेर कारागार में भेज दिया गया। उसमें मेरे साथ पहले 4 मित्र और गिरफ्तारी दे चुके थे, वो भी थे, 5वां मैं था। ये 5वें हम बाड़मेर के जेल में रहे, जहाँ पर किसी प्रकार की आधुनिक सुविधा नहीं थी। जैसे जो बरक में रहते थे उसमें पंखा भी नहीं था और हम पुट्ठा डाल के और करते थे। लेकिन फिर भी उस समय को ऐसा बिताया कि वहाँ भी हमने नवरात्रि में नवरात्रि किए और नवरात्रि के रामायण का पाठ भी किया। एक समय की घटना है कि हम 5 लोग आपस में कुछ विवादित कर रहे थे, तो अन्य कैदी जो सामान्य कैदी जो अपराधी कैदी थे उनसे हमारी कहासुनी हो गई। तो उन्होंने हमारे को जैसे कुछ कहा तो हम 5 ही होकर उनको ऐसा पीटा कि उनको समझ में आ गया कि संघ शमशे की एक है। इसलिए हमारे 3 महीने का कार्यकाल मेरे जीवन का अमूल्य का रहा। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने देश के लिए
कुछ समय दिया। धन्यवाद। भाई साहब, आप बता रहे थे कि आपने वो भाषण सुना, जयप्रकाश नारायण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था जिसमें उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता के बारे में बताया था, सिंहासन छोड़ो कि जनता आती है। अब इस नारे ने ऐसा पूरे देश के अंदर एक वातावरण तैयार कर लिया कि इंदिरा गांधी इतना डर गई। उससे पहले अगर हम उस पृष्ठभूमि में जाएं तो इंदिरा गांधी पर एक प्रतिबंध भी लगाया गया था। इस प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर था और वो एक हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया था। उसके विरोध में वो सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, जो एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है कि यदि आपको हाई कोर्ट में किसी डिसीजन से आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक नारे की वजह से एक छोटी सी रैली, एक जो एक्चुअल में बहुत बड़ी रैली बन के रह गई, और उस रैली के अंदर इतना उनको डर लग गया कि उन्होंने पूरे देश में जो लोकतंत्र था उसको बदल के रख दिया। लोकतंत्र का जो स्वरूप था वो पूरा बदल दिया गया। भारत के संविधान में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए। एक तरह से उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी छोटा संविधान कहा जाता है। इतना बड़ा संशोधन कर दिया कि संविधान का मूल स्वरूप ही बदल दिया गया। और ऐसे समय में संघ द्वारा, जो संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, वो अपनी भूमिका में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। वो एक राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर उसके बावजूद भी वो लगातार इस चीज़ में प्रयासरत था कि हम यह कार्य कर सकें। तो दाऊजी मुंद्रा से मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शादी को उस समय सिर्फ 2 महीने हुए थे, और आपको क्या प्रेरणा मिली कि आपने एक मुख्य जो कार्यवाह थे उसमें पुखराजी गुप्ता इन्होंने बताया, लेकिन कुछ न कुछ भावना ऐसी क्या एकदम से भावना जगी कि अपना घर परिवार छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़कर आप सीधा जेल जाने के लिए आतुर हो गए और आप चले भी गए? तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैंने संघ शिक्षा वर्ष द्वितीय वर्ष भी 1973 में कर लिया था, और वहाँ संघ में यही दिखाया जाता है कि कुछ देना है, देश के लिए कुछ देना सीखो। और इसी भावना से मैंने अपने आप की गिरफ्तारी दी कि देश पे संकट है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि परिवार का सहयोग मुझे बहुत मिला। मेरी श्रीमती जी ने भी यही कहा कि देश के लिए जाओ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि जब ये अपनी उस भावना को व्यक्त कर रहे थे तो लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना आसान नहीं होता है कि अपना परिवार छोड़ देना। देश के लिए रक्षा की, देश के लिए जान देने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन देश के लिए जान देने की भावना कहना और उसको अमली जामा पहनाना, ये एक बहुत अलग चीज़ है। ऐसा इन्होंने किया उस समय। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपको संघ ने ओटीसी करवाया। संघ में ओटीसी का मतलब आजकल उसको द्वितीय शिक्षा वर्ग बोला जाता है। जो संघ के स्वयंसेवक होते हैं वो एक तरीके से कुछ दिनों के लिए अपना घर परिवार छोड़ के एक एकांत जगह पर, स्कूल होती है, कॉलेज होता है, वहाँ जाते हैं। फिर वहाँ पर पूरे दिन एक संघ की तरह से जो भी नियम कायदे होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार से शाखा लगानी है, किस प्रकार से आपको कार्य करना है, किस प्रकार से आपको देश प्रेम के लिए अपनी जान देने पर भी आतुर हो जाना है। और ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। आप देख रहे हैं कि भाई साहब इस चीज़ को बताते हुए कितने भावुक हो चुके हैं। तो मैं तो बस इतना सा कह सकता हूँ कि जो उस समय की जो भावनाएं थी वो आज आंखों से अश्रुधारा के रूप में बह रही है। लेकिन आपातकाल में जो 3 महीने उन्होंने निकाले थे, 3 महीने इन्होंने कहा कि जैसे हम 5 जने गए थे, जिन 5 का नाम अभी भाई साहब से पूछेंगे, और एक फ़ोटो भी इन्होंने बताया था मुझे, इस फ़ोटो में वो 5 लोग हैं। तो वो आपस में जब बातचीत करते थे, जब आपस में ये रहते थे, उसके अलावा पुखराजी गुप्ता भी जेल में थे, तो ये सब उस समय क्या बातचीत होती थी, वहाँ पर संघ की शाखा किस तरीके से लगाई जाती थी, और क्या प्रतिबंध लगे थे संघ पे, जिस पे वहाँ पर उस पर उनको तंग किया जाता था, क्या उन्हें जेलर की तरफ से कुछ खाने में, पीने में या बातचीत करने में, क्या उनको राजनीतिक कैदियों के तौर पर उनको रखा गया था या फिर आम कैदी की तरह रखा गया था? वो अनुभव ये भाई साहब से शेयर करवाएंगे हम। जी भाई साहब। वैसे तो सामान्य कैदी की तरह रखा जाता था हमको, और किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं थी। रात को पंखा भी नहीं था, और लाइट भी हमको लगानी, जलती हुई लाइट में सोना पड़ता था, क्योंकि जेल में लाइट बंद करना अपने आप में कपड़ा था। लेकिन फिर भी उस समय तत्कालीन जेलर्स का स्वभाव ठीक था, वो राष्ट्रीय भावना में समझता था, इसलिए सहयोग किया। भोजन हमें पहले प्रारंभ में तो घर से प्राप्त होता था, उसके बाद में जेल का दिया वही खाना पड़ता था, और हाथ से बना के ही खाते थे। और जो 3 महीने का समय निकाला वो हमने 5 ने बंधुत्व भावना से निकाला, और वहाँ पे भी हम नित्य शाखा की प्रार्थना करते थे, और समय व्यतीत करने के लिए सत्संग भी करते थे। स्नान तो हम 5-7 दिन में एक बार करते थे, पानी का बहुत अभाव था, इसलिए 7 दिन में एक बार स्नान करते थे। सेविंग बनाना तो बहुत दूर की बात थी,
ये जो फोटो आपको दिख रहा है, इस फोटो में ये 3 महीने की जेल की वास्तविक हमारी सेविंग बढ़ी हुई है। इस प्रकार सेविंग करने का तो हमारे पास साधन नहीं था और न ही स्नान करने का पानी था। भोजन भी हम जेल का खाते थे और जैसा भी भोजन मिलता था खाते थे। और उस बीच में एक नवरात्रि का पर्व आया। उस नवरात्रि पर्व में मैंने सामान्य कैदियों को भी रामायण का पाठ कराया तो उनको भी आनंद आया। हमारा प्रयास रहता है कि सामान्य का भी किसी कारणवश अपराधी बने उनको भी हम अच्छे संस्कार दें, ये हमारा प्रयास रहा और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए। 2-4 कैदी तो हमारे इतने नज़दीक आए कि बाद में उनकी सजा पूरी होने के बाद शाखा के निमित्त संशयक भी बने। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप उस समय अंदर थे तो कभी ऐसा कोई दिन आया था जब आपकी मनोस्थिति ऐसी हो गई थी कि आप हतोत्साहित हो जाएं, आपको ये लगे कि यार मैंने गलती कर दी है, क्यों आया मैं यहाँ पे, या आपके साथ, आपको नहीं तो आपके साथ जो स्वयंसेवक थे, क्योंकि आप सभी एक एज ग्रुप के थे, लगभग 20 से लेके 22-23 वर्ष के थे, तो क्या उस समय आपको ऐसी फीलिंग आई थी कि यस हमने शायद कुछ गलत कर दिया है, या फिर हमने शायद हमने जो डिसीजन लिया है ये सही नहीं है? तो इस प्रकार के निर्णय की समीक्षा करने का आपको उस समय क्या ऐसा कुछ मन में भावना आई थी, उस बारे में आप थोड़ा बताइए। और दूसरा मुझे एक प्रश्न पूछना था कि आपस में आपकी क्या बातचीत रहती थी उस समय, जब ऐसा समय आता था जब थोड़ा कोई हतोत्साहित होता था तो उसको आप कैसे मोटिवेट करके फिर वापस एक सामान्य जीवन जीने की तरफ अग्रसित करते थे? उस समय हमारे ऊपर परिवार की तरफ से बहुत दबाव पड़ा और वहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई माफ़ी मांग लो और बाहर आ जाओ। हम एक दूसरे का हौसला करते थे। माफ़ी का तो ख्याल जब एक शमशेर के दिमाग में आया तो हमने चारों ने उनको रोका। उसके समय पहली तीज जो अपने हिंदू धर्म में होती वो भी मेरी जेल में हुई। उस समय भी उन लोगों ने कहा कि अब तो तीज मनाओ, बाद पहली तीज ही आपकी शादी के बाद। तब भी हमने यही कहा कि नहीं, अब जेल से बाहर तो नहीं जाएंगे, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। हमने देश के लिए कोई अपराध नहीं किया है, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसीलिए माफ़ी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। और एक अगर थोड़ा सा कोई शमशेर अगर ढीला पड़ता तो उसको हम आपस में समझा देते। मेरे साथ जो शमशेर थे, मेरी तो शादी को 2 महीने हुए थे, लेकिन उसके पहले जो 2 शमशेर और गए थे, लीला राम जी और चेला राम जी, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। और वो तो शादी भी नहीं हुई थी, लीला राम चेला राम, वो तो मात्र 19-20 साल के ही थे, वो तो मेरे से छोटे थे, तो फिर भी उन्होंने गिरफ्तारी दी। मैं सबके त्याग की प्रशंसा करता हूँ। भाई साहब, जब आप चले गए थे यहाँ से, मतलब घर आप छोड़ के 3 महीने तक वहाँ रहे थे, तो उसके बाद आपका उस समय जो आपका घर का खर्च था वो कैसे चलता था, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। और श्रीमती जी क्या कभी आपसे मिलने आए थे उस 3 महीने के दौरान? तब उनकी क्या भावना थी, क्या उनके क्या किस प्रकार से मनोविचार थे, उनसे भी बात करेंगे और थोड़ा आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस समय। हमारे घर खर्च की तो कोई समस्या थी नहीं, आर्थिक रूप से मैं संभल था। और मेरे पिताजी उस समय थे, मेरे बड़े भाई साहब हैं आज भी, पिताजी उस समय थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन पिताजी पूरा परिवार ढंग से वैसे चलाते थे। हमारे अच्छा किराने का व्यापार था, सुख सुविधाएं सारी थी हमारे घर में, इसीलिए वो पिताजी इस बार में पिताजी मेरे से बहुत प्रेम रखते थे, इसीलिए वो बार बार कहते थे क्यों आया। और मेरे ससुर जी भी उस समय मौजूद थे, इसीलिए आर्थिक समस्या तो किसी प्रकार की मेरा परिवार संभालते थे। और संघ के शमशेर के परिवार के लोगों से मिलते रहते थे, जो अंदर रह के काम करते थे, जिनको संघ से आदेश था कि तुम अंदर रह के काम करो, तो वो हमारे परिवार को बड़े ढाढ़स बना देते थे। इसलिए कोई परिवार चलाने की समस्या तो थी भी नहीं, परिवार चलता है, परिवार में खाना पीना ये सामान्य बात है, तो इसलिए परिवार में वो तो कोई चिंता का विषय नहीं रहा। और मैं आपको बता दूं, मेरी पत्नी ने तो यहाँ तक कहा कि एक पत्र भी लिखा मेरे को कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, मुझे इस पे गर्व है। धन्य वो वीरांगना जिन्होंने मतलब अपने पति को ऐसे समय में ये ढाढ़स बनाया कि आप स्वतंत्रता सेनानी हो, लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें, तो मैं उनको थोड़ा सा आग्रह करूँगा कि प्लीज़ वो 2 मिनट के लिए जो भी उस समय के उनके अनुभव उनको याद है वो बता दें। प्लीज़ मैं उन्हें इन्वाइट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप आइए, अपना नाम बताइए और आइए। ये प्रश्न है कि एक तो आपकी उस समय आयु कितनी थी और आप इस चीज़ को किस तरीके से ले रहे थे, वो थोड़ा आप मुझे बता दीजिए बस। उस समय मेरी आयु 18 साल की थी, नई शादी करके आई थी मैं, और मेरे पीर में भी मतलब ऐसा ही माहौल देखा हुआ था मेरे। तो मैं यहाँ पे भी आई तो यही इसी सेवा संघ शाखा में जाते थे, तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये गए तो इन्होंने मेरे को बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा जाओ, खुशी से जाओ। लेकिन मेरे ससुर जी ने, पिताजी ने मेरे पे खूब दबाव डाला,
लेकिन मैंने भी नहीं किया, और मैं इनसे मिलने भी जाती थी, अच्छे से बात वगैरह करते थे, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को। एक और प्रश्न मुझे पूछना था, मैं अभी थोड़ा सा पीछे रह के बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपके परिवार के लोग भी शाखा से जुड़े हुए थे, तो परिवार के लोग शाखा से जुड़े हुए थे, वो ये चीज़ समझ रहे थे कि वो जो जा रहे हैं वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक नवविवाहित पत्नी के लिए यह सब इतना आसान तो नहीं होता है। तो कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि रात का समय होगा और थोड़ा सा आपको लगा होगा कि मैं तो इतना आराम से सो रही हूँ और वो कितने दुख में जी रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ तब आपको जो अब आप पत्र लिखते थे तो आपने उस भावना को व्यक्त करने की कोई कोशिश की थी? थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नहीं, उस समय क्या है, मेरे परिवार वाले मेरा बहुत सहयोग करते थे, सासू जी वगैरह मेरा बहुत ध्यान रखते थे, ससुर जी भी बहुत ध्यान रखते थे। तो मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा 2-4 दिन महसूस हुआ, लेकिन महीना भर थोड़ा तकलीफ नहीं निकला, फिर तो मेरी मिलने जाती तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सास मेरा बहुत ध्यान रखती थी। आपका नाम आपने नहीं बताया, वो थोड़ा सा प्लीज़ बता दीजिए। मेरा नाम शोभा मुंद्रा। धन्यवाद शोभा जी, आपने जो अपने अनुभव उस समय के जो शेयर किए बहुत ही अमूल्य हैं। एक संघ परिवार से आना और फिर अपने इस तरीके से अपने पति को भी जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं उनको इतनी हिम्मत देना कि वो 3 महीने जेल रहे, जो कि अपराधी नहीं थे, उनका कोई अपराध नहीं था। उन्हें भारत सुरक्षा अधिनियम जिसे DIR बोला जाता है, डिफेंस इंडिया एक्ट जिसको बोला जाता है, उसमें वो उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, और उस गिरफ्तारी के बाद 3 महीने वहाँ रहना, ऐसी परिस्थितियों में रहना। जब जुलाई का समय, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाड़मेर जेल में रहे थे। बाड़मेर जहाँ पर जो आपका जो तापमान है वो लगभग इस समय 45 डिग्री 44-45 डिग्री तो रहता ही है। दूसरा, उस समय ये जुलाई से लेके अक्टूबर वाला जो समय होता है ये भयंकर उमस का समय होता है। ऐसे समय में आप बिना पंखे रहना, फिर वो उस व्यक्ति का बिना पंखे रहना जिसने एक अच्छा जीवन जिया है, जिसने एक अच्छा समय निकाला है, जो एक अच्छे संभ्रांत परिवार से आता है, वो वहाँ पे जाए और फिर वहाँ पे वो जीवन जिए। किसके लिए? अपने देश के लिए। तो ये भावना, ये जो भावना है, ये संघ कैसे लेके आता है, इसके बारे में बस लास्ट में चर्चा करेंगे। और बस यही संदेश मैं लोगों को देना चाहूँगा और भाई साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी भी वो संघ में शाखा में जाते हैं, अभी भी वो संघ में पिछले 60 वर्षों से वो स्वयंसेवक हैं। तो आज भी जब वो युवा स्वयंसेवकों को देखते हैं, उस बात को याद करते हैं, तो किस प्रकार से उनकी भावनाएं रहती हैं, और अब वो क्या प्रेरणा है जो अब भी वो शाखा जाकर, नित्य शाखा जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर। मेरे को तो कोई आज नहीं पूछता कि आपकी तबीयत कैसी है, तो मेरा एक ही उत्तर रहता है कि मैं नित्य शाखा जा रहा हूँ। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम रोज़ शाखा जाने के लिए अपने आप को तत्पर रखूँ। आज के जो युवा लोग हैं वो हमारे नज़दीक आते हैं और मेरी बात सुनते भी हैं, और संघ में सम्मान की दृष्टि से बहुत अच्छा सम्मान मिलता है, लेकिन बाकी कुछ नहीं मिलता है। संघ में बचपन से ये सिखाया है देश के लिए कुछ देना है, लेने का तो यहाँ कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए देश के लिए कुछ देने की तत्परता बचपन से सिखाती है। और एक ही बात, उस समय में एक गीत याद आ रहा है, उस गीत की पंक्ति है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे, ध्येय साधना अमर रहे, ध्येय साधना अमर रहे। इस भावना से हमें देश की सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे अंदर एक ही बात है, देश है तो सब कुछ है, देश है तो समाज है, देश है तो घर है, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वंदे मातरम। बस राष्ट्र के लिए यही एक समर्पण है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विशिष्ट बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा आपसे बस इतना ही आग्रह है कि संघ के प्रति यदि कोई आपकी दुर्भावना है
तो इन सब बातों से वो समाप्त कर दें। संघ सिर्फ राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है, व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हमारा ना तो किसी से द्वेष है, ना हम किसी से हमारी शत्रुता है। हमारा सिर्फ एक ही है, ध्येय है कि राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करें और करते रहें। एक पीढ़ी, अगली पीढ़ी और उसकी अगली पीढ़ी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ पे इनके ससुर जी भी थे, वो भी स्वयंसेवक, इनके भाई भी, इनके साले जी थे, वो भी स्वयंसेवक, इनके सारा परिवार स्वयंसेवक थे। और उसी की आज वही रीज़न है कि आज ये भावना इनको इस उम्र में भी लगातार आगे बढ़ाती रहती है, आज भी स्वस्थ रखती है और देश प्रेम की भावना से ये ओत पोत रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।